हर बीपीएससी के पीटी एग्जाम में आपको जरूर जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नहीं लेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, मतलब क्या पूरा आज की क्लास में जो है हम लोग बायोलॉजी में पोषण टॉपिक को यहाँ पर हम लोग जो है आज की क्लास में देखेंगे। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इन दोनों में से, चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में यदि देखें तो पोषण चैप्टर से जो है आपके बायोलॉजी के सेक्शन में जो है आपके पोषण चैप्टर से जो है लगभग सारे एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पोषण जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आप लोग 67 बीपीएससी की ही बात करें तो इसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वैसे देखिए, बीपीएससी की यदि हम लोग बात करें तो पीटी में जो है 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, जिसमें कि 30 में से जो है सबसे ज़्यादा वेटेज यदि हम लोग साइंस में बात करें तो किसका रहता है, तो वह आपका जो है बायोलॉजी का ही रहता है। और बायोलॉजी में जो है उसमें से जो आपका पोषण जो चैप्टर है उससे जो लगभग देखिएगा तो हर साल हर बीपीएससी के पीटी एग्जाम में आपको जरूर जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सोच सकते हैं कितना इसका इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम लोग आज जो है पोषण के बारे में जानते हैं। देखिए, पोषण होता क्या है। पोषण जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और सुरक्षा मतलब आंतरिक सुरक्षा। तो इन तीनों का जो एक संपूर्ण प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और पोषण के लिए तो कुछ चाहिए, कुछ पोषक पदार्थ चाहिए, कुछ तो चाहिए, तभी तो हमारा पोषण होगा। फिर वैसे कैसे हो जाएगा, फिर तो बिना कोई पोषक पदार्थ के हम लोग पोषण को कैसे मतलब अचीव कर पाएंगे। तो पोषण को हम लोग प्राप्त करने के लिए हम लोग पोषक पदार्थ लेते हैं। क्या लेते हैं, पोषक पदार्थ। और पोषक पदार्थ जो है कई तरह के होते हैं, आप एक तरह से इसको जो है कैटेगराइज नहीं कर सकते। कई तरह के जो है पोषक पदार्थ होते हैं। यदि आप लोग कार्बनिक और अकार्बनिक में यदि पोषक पदार्थ को डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो दो तरह से होते हैं। एक तो आपका हो जाता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। और इसी तरह से यदि आप लोग पोषक पदार्थ को यदि आप लोग वृहद पोषक पदार्थ और सूक्ष्म पोषक पदार्थ में डिवाइड करेंगे तो दो तरह से हम लोग डिवाइड इसका कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पोषक पदार्थ, ये तो हम लोग समझ गए कि पोषक पदार्थ एक्चुअली है क्या। तो देखिए, पोषक पदार्थ जो है पोषण को प्राप्त करने के लिए, पोषण की प्रक्रिया या पोषण को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को पोषक पदार्थ की क्या होती है, नीड होती है। तो पोषक पदार्थों को जो है हम लोग दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक आपका हो जाता है कार्बनिक और दूसरा आपका हो जाता है अकार्बनिक। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, कार्बनिक दूसरा अकार्बनिक। जिसमें कार्बन है वह कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं है वह क्या है, हमारा अकार्बनिक है। तो कार्बनिक में कौन सा आ जाएगा, तो कार्बनिक पोषक पदार्थ में जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड विटामिन में भी जो है आपके कार्बन पाए जाते हैं। सो इसलिए जो है विटामिन भी कार्बनिक का पार्ट है। कार्बनिक पोषक पदार्थ के अंतर्गत जो है आपका विटामिन भी आ जाते हैं। और चलिए हम लोग अकार्बनिक पोषक तत्वों को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है कौन सब तत्व आते हैं, तो इसके अंतर्गत देखिए, तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा खनिज, दैट्स मीन्स मिनरल, के बाद जल, ये जो है अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों आपका, तीनों नहीं चारों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये हो गया आपको किसके अंतर्गत, कार्बनिक पोषक पदार्थ के अंतर्गत, पदार्थों के अंतर्गत। और अकार्बनिक पोषक पदार्थों के अंतर्गत जो है खनिज, जल, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कि पोषक पदार्थ जो है, क्या पोषक पदार्थ, इसको यदि हम लोग माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करें तो फिर क्या यही इसका जो डिवीजन रहेगा, इसका जो एक तरह से डिवाइड यहाँ पे किए हैं, क्या यही सेम ही रहेगा, क्या कुछ उसमें चेंज या बदलाव आएंगे। तो देखिए, यदि हम लोग माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करें इसको, तो देखिए चलिए हम लोग उसको करते हैं। इसको मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो, इसमें यदि डिवाइड करें तो इसके अंतर्गत कौन सारे आ जाएंगे, तो इसके अंतर्गत जो आपका कार्बोहाइड्रेट, मैक्रो के अंतर्गत आ जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। मैक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे। और यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो है आपका प्रोटीन नहीं, जल है, उसके बाद आपका खनिज है, उसके बाद आपका विटामिन है। तो ये तीनों जो है आपके माइक्रो के अंतर्गत आ जाएंगे, ये तीनों जो है आपका मैक्रो के अंतर्गत आ जाएंगे। माइक्रो मतलब हो गया कि सूक्ष्म पोषक पदार्थ और मैक्रो मतलब हो गया कि बृहद पोषक पदार्थ। हमारे शरीर को जो पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में चाहिए उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट,
और जो पोषक पदार्थ हमारे शरीर को इसकी अपेक्षा थोड़ा कम मात्रा में चाहिए उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिशिएंट। तो इसको आप जो है इस तरह से ध्यान में रखेंगे, इसकी आवश्यकता अधिक है इसी कारण से इसको हम लोग माइक्रो कहते हैं, इसकी आवश्यकता थोड़ी इसकी अपेक्षा कम है जो है, इसीलिए इस कारण से जो हम लोग इसको माइक्रो कहते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कैटेगराइज तो कर लिए कि पोषक पदार्थ जो होते हैं कार्बनिक और कार्बनिक में किस आधार में डिवाइड होते हैं और कौन कौन से जो है कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं, कौन जो है अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने यह भी देखे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिशिएंट मैक्रो न्यूट्रिशिएंट के अंतर्गत कौन कौन से जो है पोषक पदार्थ आए हैं, इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर चुके हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि पोषक पदार्थ की जो कार्य है वह क्या कार्य है। सारे पोषक पदार्थों की तो एक कार्य तो नहीं होंगी, या तो ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा मतलब क्रिएट करना, उसके बाद हमारे शरीर की जो वृद्धि है कोशिका का निर्माण करना, हमको प्रतिरक्षा एंटीबॉडी वगैरह बनाना, तो सारे का तो एक सा कार्य तो नहीं होगा, सारे का तो डिफरेंट कार्य होगा। तो चलिए हम लोग उसको जानते हैं। मैं इसको इरेज करती हूँ, आप जो है इसको पेन डाउन कर लें, अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए अब हम लोग पोषक पदार्थ के जो कार्य है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो यहाँ पे आपके जो पोषक पदार्थ हैं तो वह किन किन तत्वों से मिलकर के बना है, तो आगे हम लोग जो है देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे यह देखते हैं कि पोषक जो पदार्थ है उसका क्या कार्य है होल रूप में। चलिए पोषक पदार्थ की कार्य। पोषक पदार्थ में यदि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, किसकी बात करूं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग डेली लेते हैं, डेली यूज में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, मतलब क्या पूरा सुस्त हो जाएंगे, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है हमको एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट वसा ये जो दोनों जो है हमारे शरीर को एनर्जी देती है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हम जो ऐसे हो जाएंगे, मतलब पूरा सुस्त लेजी हो जाएंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट इसका जो यूज है, इसका जो क्या कार्य है, तो यह जो हमको एनर्जी देती है, क्या देती है, हमको ऊर्जा देती है। इसी तरह से यदि मैं बात करूं वसा की, तो वसा भी क्या देती है, तो यह भी एनर्जी देती है, ऊर्जा ही देती है हमको। लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देती है, वसा भी ऊर्जा देती है, तो भाई दोनों में से कोई एक ही हम लोग क्यों ना रिसोर्स को यूज करें, दोनों को क्यों यूज करें। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देती है और वसा भी एनर्जी देती है, लेकिन दोनों का जो एक लेवल है, यह जो है इससे जो हम लोग मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यदि कुछ मात्रा मान लीजिए सेम मात्रा 1 ग्राम यदि मैं कार्बोहाइड्रेट लूँ, 1 ग्राम यदि मैं वसा को लूँ, तो इन दोनों में क्या होगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि मैं लेती हूँ तो उससे जो हमको एनर्जी मिलेगी अपेक्षाकृत वसा के 1 ग्राम के, तो उसकी तुलना में यदि मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट से जो है हमको थोड़ा कम एनर्जी मिलेंगी अपेक्षाकृत वसा के। इस तरह से हम यदि समझ सकते हैं कि यदि मैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेती हूँ तो उससे जो हमको कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी। यदि मैं यह बात करूँ 1 ग्राम यदि मैं वसा को लेती हूँ तो उससे हमको कितनी एनर्जी मिलती है, 9.3 या 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी जो है हमको मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों तो एनर्जी देती है, लेकिन दोनों की जो यदि मैं सेम टू सेम मात्रा को लूँ तो किससे ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेंगी, तो वह जो है हमको वसा से मिलती है। और देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है इसके यदि मैं सोर्स की मैं बात करूँ कि इसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए, तो चावल, उसके बाद जो रोटी वगैरह है, इन सारे से जो है हम लोग जो भी मोटे अनाज वगैरह लेते हैं तो उससे हमको क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है उसके बाद अमाशय, उसके बाद आपका अग्नाशय, उसके बाद छोटी आंत, इन सारे में जब हमारे भोजन पच जाते हैं तो लास्ट में हमको फाइनली जो है ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो मिलती है, किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। फिर उसके बाद जो है ग्लूकोज फिर आपका पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होती है, फिर आपका जो है फिर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में जाती है, फिर वहाँ पे क्रेब्स चक्र चलता है, तब जाकर के 38 जो है एटीपी या एनर्जी तब जाकर के हमको मिलती है। तो आगे की प्रोसेस है, इतनी सारी चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमको जो ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग भोजन को प्राप्त करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट जो है हमारे शरीर अवशोषित नहीं करती है, वह किस रूप में अवशोषित करती है, फाइनली जाकर के ग्लूकोज में के बाद भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र चलती है वहाँ पे, तब जाकर के वह एनर्जी को क्या करती है, क्रिएट करती है। तो देखिए हम इसको किस रूप में लेते हैं बाद में, ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, इसके बाद आपका मंड हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया, ये सारे जो है ये कार्बोहाइड्रेट के क्या है, टाइप्स हैं।
और इस तरह से आपका वसा, तो वसा भी एनर्जी देती है और ये भी एनर्जी देती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन का क्या कार्य है? तो प्रोटीन देखिए, या हमारे शरीर में जो अम्ल क्षार जो होते हैं तो इसको एक संतुलन स्थापित या असंतुलन को बनाए रखता है कौन? प्रोटीन। इसका क्या कार्य है? हमारे शरीर में जो अम्ल और क्षार, एसिड एंड जो बेस का जो एक तरह से बैलेंस है, इसको बनाए रखता है। इसके साथ ही साथ इसका क्या कार्य है? हमारे शरीर का जो निर्माण करता है, हमारे शरीर की जो कोशिकाओं का जो निर्माण करता है वह कौन करता है? वह जो है आपका प्रोटीन ही करता है। कौन? प्रोटीन। देखिए, और प्रोटीन के रिसोर्स, यदि सोर्स की बात करें, सोर्स की मैं बात करूं तो दाल जो हो गया, सोयाबीन हो गया, इससे जो हम लोगों को भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। देखिए, एक तरह से यदि कहा जाए किसी बच्चे का यदि विकास नहीं हो रहा है, शारीरिक रूप से वो मतलब विकास नहीं कर पा रहे हैं, यदि मैं एक तरह से कहूँ कि 18 से 20 साल या 22 साल इसी के आसपास जो है क्या होती है, बच्चे का हाइट वगैरह जो है वो खिंचता है, बड़े होते हैं या खिंचता है, तो वह वही उसी आसपास मतलब 20-22 साल एक तरह से मान लीजिए, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, एक तरह से एज्यूम कर रही हैं कि इतना तक जो है होता होगा कि 20-22 साल तक जो है बच्चे जो है बढ़ते होंगे, उसके बाद जो है उसका हाइट उतना नहीं बढ़ता होगा। तो उसी बीच यदि प्रोटीन की मात्रा को जितना बच्चे को ज़रूरत है प्रोटीन की यदि नहीं दिया जाए तो एक तरह से नाटा वगैरह जो हो जाता है, शारीरिक रूप से जो उतना डेवलप नहीं कर पाता, उसका विकास नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं यह भी जो है प्रोटीन की कमी होना भी है जो है उसके शारीरिक विकास को अवरुद्ध करता है। या कोई बच्चा नाटा वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको जो है और सारे कारण के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा कम होना भी एक क्या है? कारण है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कि मैक्रो जो न्यूट्रिशेंट है तो इसके क्या क्या कार्य हैं। और देखिए इससे जो है इससे शरीर का विकास होता है, अम्ल क्षार को क्या करता है? हमारे शरीर में संतुलन स्थापित किया हुआ रहता है। इसके साथ ही साथ ये एनर्जी भी देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अम्ल क्षार को बैलेंस किए उसके बाद कोशिका का निर्माण करेगा भाई, तो कैसे करेगा? जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे करेगा? तो एनर्जी भी वह जो है क्या करते हैं? एनर्जी भी देता है, लेकिन वसा की अपेक्षाकृत कम देता है। यदि मैं 1 ग्राम प्रोटीन की मैं बात करूँ तो 4.2 कैलोरी, 2 नहीं 3 कैलोरी किलोग्राम कैलोरी जो है एनर्जी देते हैं। तो सर्वाधिक यदि मैं बात करूँ तो वसा देते हैं, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद आपका जो है कार्बोहाइड्रेट। तो इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो मैक्रो की बात करें, मैक्रो न्यूट्रिशेंट। अब बात करते हैं हम लोग माइक्रो का। तो माइक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत कौन सा आ जाते हैं? आपके विटामिन, जल और खनिज। तो हम लोग विटामिन की बात कर रहे हैं। देखिए विटामिन जो होता है, विटामिन हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी हो जाता है? तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, दैट्स मीन की जो उपापचय की क्रिया है, तो उपापचय की जो क्रिया है हमारे शरीर के अंतर्गत, जो भी एक तरह से उपापचय की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करना। देखिए ज़्यादा मात्रा में हो जाए, जैसे हार्मोन वगैरह ये सारे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ये भी दिक्कत करती है। हार्मोन तो इससे हार्मोन एंजाइम, तो ये तो आपका प्रोटीन का पार्ट हो जाता है। विटामिन की मैं बात करूँ तो वही उपापचय को नियंत्रित करना, हमारे शरीर के अंदर जो भी आंतरिक क्रिया वगैरह होती है, यदि कोई विटामिन की कमी हो जाती है तो हमको कुछ रोग हो जाते हैं। हमारे शरीर की जो भी मेटाबॉलिज्म की क्रिया वगैरह होती है वह ठीक ढंग से नहीं चल पाती है, जिसके कारण कि क्या हो जाते हैं? हम बीमार पड़ जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई विटामिन की कमी हो गई तो हम बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। और विटामिन की यदि मैं बात करती हूँ, खुद में ही जो एक बड़ा टॉपिक है विटामिन। उसके बाद कुछ विटामिन में हो जाता है, कुछ जल में विटामिन, कुछ वसा में मिले विटामिन A, B, C, उसके बाद D है, उसके बाद आपका D के बाद E है, E के बाद आपका जो है फिर K है। तो ये सारे जो है क्या है? विटामिन के जो है फंक्शन है। उनमें से आपका जो बी कॉम्प्लेक्स जो है उसका तो कुछ ज़्यादा ही है, तो विटामिन का ब्रॉड चैप्टर ही अलग से हो जाता है। तो हम लोग विटामिन को जो है बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये विटामिन हो गए। उसी तरह जल, देखिए हमारे शरीर में जो है 65 से लेकर के 70% तक जो है कि क्या होता है? जल ही होता है। यदि हम लोग बात करें हमारे शरीर में जो ब्लड पार्ट होता है, ब्लड पार्ट में प्लाज्मा पाया जाता है, तो प्लाज्मा में 90% जो होता है वह जल ही होता है। और पूरे शरीर की मैं बात करूं तो 65 से लेकर के 70% जो होता है वह हमारे शरीर में जल ही होता है। जल यदि नहीं रहे तो हमारे शरीर की सारी जो प्रक्रिया जो है ना सब चौपट हो जाएंगी। चलिए खनिज की मैं बात करूँ तो खनिज भी जो है मिनरल्स में आपका क्या हो जाएगा? सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे जो है मिनरल्स के अंतर्गत आ जाएंगे, ये सारे तत्व। और यह इसका जरूरी या इसका उपयोग हमारे शरीर के लिए कहाँ कहाँ पर होती है? तो देखिए हमारा दांत, हड्डी, ये किसकी बनी हुई होती है? तो यह जो है
कैल्शियम, फास्फेट या फास्फोरस का ही मिलकर बना हुआ होता है। दांत में यदि मैं बात करूँ तो ये भी जो है हड्डी, दांत, ये दोनों ही मिल करके बनते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में क्या होता है कि दांत में यदि फास्फोरस वगैरह की कमी, थोड़ा कम मात्रा का यूज होता है, वही हड्डी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों को बनने के लिए हम लोगों को जो है फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हम लोगों को आयोडीन की भी आवश्यकता होती है। आयोडीन यदि हम लोग नहीं लेंगे तो क्या होगा कि जो एक कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है, गला में जो है घेंघा रोग हो जाता है। तो ये सारे जो विटामिन है, खनिज के अंतर्गत आ जाते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, इस तरह से और भी कुछ जो है तत्व वगैरह या खनिज के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कि पोषक पदार्थ के क्या क्या कार्य होते हैं। तो हम लोग मैक्रो को भी देखें, उसके बाद माइक्रो के पोषक पदार्थों के कार्य को देखें। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो बना हुआ होता है वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन वह कौन कौन से तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है, चलिए हम लोग उसको थोड़ा देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए, यह जो है कार्बन, देखिए यहाँ से पता चलता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आपका वसा है, वसा में भी अगेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के वसा भी बनती है। लेकिन देखिए क्या होता है कि वसा में जो होता है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है थोड़ा कम होती है। तो यह हो गया वसा का पार्ट, यह हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। देखिए, और कार्बोहाइड्रेट और वसा, तो हम जो भोजन लेते हैं उसमें तो देखिए वसा भी होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो जो जैसे वसा के रूप में, जैसे हम लोग जो तेल, चिपचिपा पदार्थ जो खाते हैं, तेल वगैरह, घी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, रिफाइन वगैरह, ये सारे वसा के पार्ट हो जाते हैं। इसको तो हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। फाइनली देखिए, वसा रहे, प्रोटीन रहे, जो भी रहे, ये सारे टूट फूट करके जो है ग्लूकोज के रूप में आएंगे, तभी जो है हमारे शरीर जो है अवशोषित कर पाएंगे। तो पाचन के लिए मैं बात करूँ तो सबसे सिंपल हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, फिर उसके बाद वसा का, उसके बाद प्रोटीन का बहुत ही जटिल हो जाता है। तो हमारा शरीर जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है तो क्या होता है कि कहीं हमारे शरीर में एकत्रित होने लगता है। जैसे कि किसी का तोंद बढ़ गया, चर्बी बहुत ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा पर हो गया या चर्बी हो गया, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जम जाता है, तो वही बाद में क्या कहलाता है, वसा कहलाता है। और यदि आप लोग जिम करेंगे, उसके बाद जॉगिंग वगैरह करेंगे, तो क्या होगा कि वह जो वसा है आपके शरीर में फिट हो जाएगा, और कोई आपको एक मुक्का या एक घुस्सा पकड़ के देगा तो क्या होगा, आपको जो आपके शरीर के अंदर चोट नहीं लगेगी, वह जो है आपके बॉडी में लगेगी, वह वसा में लगेगी। तो इसको भी जो आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो यह हो गया कार्बोहाइड्रेट, यह हो गया आपका वसा। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है, कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन भी होता है इसमें, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपका नाइट्रोजन। देखिए ये 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो इससे यह तो पता चलता है कि इसका जो पाचन होता है इन दोनों की अपेक्षा इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक्चुअली होता भी है, क्योंकि देखिए प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या क्या बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। यदि यह अमाशय में जाता है तो अमाशय से जो है पेप्सिन हार्मोन निकलती है, फिर उसको पेप्टोन में चेंज करती है, फिर अग्नाशय जो है ट्रिप्सिन निकलती है, फिर वहाँ से चेंज होती है, फिर जा करके आपकी जो है छोटी आंत में वहाँ से हार्मोन निकलती है, वहाँ पर जो है उसके बाद छोटी आंत इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तोड़ फोड़ करके ग्लूकोज के रूप में ला देती है, फिर जाकर के हमारा शरीर अवशोषित इसको करती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और जल, और उसके बाद जल तो ऑक्सीजन का ही पार्ट है, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, और उसी तरह से आपका खनिज हो गया। खनिज का तो अलग अलग, खनिज के अंदर बहुत सारे तत्व आ जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, सबका तो अलग अलग तत्व हो गया। उसके बाद आपका विटामिन का तो आपका जल में विलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन, उसका बी कॉम्प्लेक्स का बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं। तो ये सारे हो गए। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में जो है क्या क्या देखें, पोषण क्या है, पोषण के लिए क्या चाहिए, तो पोषक पदार्थ चाहिए। पोषक पदार्थ के अंदर कौन कौन से आते हैं, माइक्रो, उसके बाद एक माइक्रो, फिर कार्बनिक और कार्बनिक। फिर हम लोग यह देखिए कि कार्बोहाइड्रेट नहीं, पोषक पदार्थ के क्या क्या कार्य हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखे हैं कि जो मैक्रो के अंतर्गत जो आते हैं पोषक पदार्थ वह किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोगों ने यह देखिए कि माइक्रो के अंतर्गत जो पोषक पदार्थ आते हैं वह
जो है किसी किसी मिलकर के बना हुआ होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और ज़्यादा नहीं करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को बोरिंग सा लगेगा, आप लोग फिर क्लास छोड़ करके चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जो भी बचा हुआ है, यदि मैं विटामिन की बात करूँगी तो नेक्स्ट क्लास में विटामिन के बारे में देखेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स देखेंगे, फिर वसा का, फिर प्रोटीन का टाइप्स वगैरह देखेंगे, फिर विटामिन का देखेंगे। तो ये सारे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।